हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमारी रूटीन लाइफ में हम ऐसे काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को, केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। अगर हम इन सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, दे मे बी कैटेगराइज्ड एज एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस, किन्हें हम सॉल्ट कहते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का हेडिंग है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सब्सटेंसेस एसिड के बारे में कि किन सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाता है। चलिए डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारे पास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सब्सटेंसेस एसिड्स के बारे में। व्हाट आर द एसिड्स? सब्सटेंसेस विद सोर टेस्ट आर रिगार्डेड एज एसिड। हमारी रूटीन लाइफ में जो भी सब्सटेंसेस सोर टेस्ट के होते हैं उन्हें एसिड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप जूस आर ग्रेप फ्रूट जूस, स्पॉइल्ड मिल्क, etc आर एसिड। सब्सटेंसेस को एसिड की तरह अगर आइडेंटिफाई करना हो तो हम टेस्ट करके भी कर सकते हैं। हमने एक कॉमन डेफिनेशन भी बनाया है। डेफिनेशन क्या है? एन एसिड may be defined as a substance which releases one or more H plus ion in their aqueous solution। जो भी केमिकल सब्सटेंसेस अपने एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सब्सटेंस को पानी में ऐड करने पर H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, उन सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाता है। एसिड आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जनरली जो सोर टेस्ट के सब्सटेंसेस हैं, एप्पल जूस, विनेगर, स्पॉइल्ड मिल्क है, हमारा ग्रेप जूस है, ऑरेंज जूस है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे एसिड्स के, और ये नेचुरल सोर्सेज से ही मिलते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड्स को और बेसिस को डिफाइन करने के लिए टाइम बाय टाइम साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी सजेस्ट की है। सबसे कॉमन थ्योरी जो हमारे पास अवेलेबल है वो है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। इट इज गिवन इन द ईयर 1884। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, substances which gives H plus ion when dissolved in water, they are called acids। acids क्या होंगे? जो substances water में ऐड किए जाने पर H प्लस आयन रिलीज करते हैं उन्हें एसिड कहा जाएगा। एंड जो सब्सटेंसेस आयोनाइज कर वाटर में आयोनाइज होने पर हाइड्रोक्साइल आयन क्या होता है? हाइड्रोक्साइल आयन OH- आयन रिलीज करते हैं, इन्हें बेसिस कहा जाता है। डन। सो अगर कोई भी मॉलिक्यूल है और वो वाटर ऐड किए जाने पर H प्लस फर्निश कर रहा है, इसे हम कह देंगे, इस सब्सटेंस को हम कह देते हैं एसिड। और अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वाटर ऐड किए जाने पर वो OH- फर्निश कर रहा है, तो इसे हम कह देते हैं बेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ लेने वाले हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में। अगर हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करना चाहें एसिड के फॉर्म में, तो किस बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाता है? सबसे पहले हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दो तरह से एसिड क्लासिफाई किए जा सकते हैं, आइदर ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड आप किन्हें कहेंगे? वो एसिड सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की बात करो, टोमेटो टोमेटो में मिलता है, और टोमेटो प्लांट पे लगता है। क्या प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल है। एसिटिक एसिड की बात करो, एक कंपोनेंट है विनेगर का। हम बात कर रहे हैं जैसे कि मैलिक एसिड की, जो एप्पल में मिलता है। एप्पल फ्रूट है, प्लांट से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये खासियत है ऑर्गेनिक एसिड्स की कि इनके मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम जरूर प्रेजेंट रहता है, और ये हमेशा वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड का मतलब क्या होता है? दे डू नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली। मतलब जितने मॉलिक्यूल एसिड के वाटर में ऐड किए जा रहे हैं वो सारे के सारे अपना H प्लस फर्निश नहीं करते, H प्लस रिलीज नहीं करते। कुछ अपना H प्लस अपने पास ही रखते हैं, कुछ अपना H प्लस फर्निश कर देते हैं। ये क्वालिटी है ऑर्गेनिक एसिड्स की। ओके।
सिंस दिस एसिड डू नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली, इसका मतलब ये है कि इनका जो सॉल्यूशन है ये आयन भी कैरी करता है और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी कैरी करता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपसे फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है HCOOH। पानी को हमने ऐड किया तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ तो बनेगा ही सही, फॉर्मेट आयन HCOO- की फॉर्मेशन भी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के ऐड किए थे, तो अगर आप ये सोचो कि 100 के 100 फॉर्मेट आयन बन रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकली 100 में से कुछ ही फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल थे जो फॉर्मेट आयन देंगे, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि अबाउट 80 मॉलिक्यूल फॉर्मेट आयन बना रहे हैं, तो 20 मॉलिक्यूल अभी भी फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर रखे हुए हैं। वीक एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। डन। ये इंट्रोडक्शन था हमारे पास में किसका? ऑर्गेनिक एसिड का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड वो थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड वो होंगे जो आपको मिनरल से मिलते हैं। मिनरल मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिनरल जैसे कि रॉक्स भी आपके पास हो सकता है, उन्हें इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनऑर्गेनिक है, बिल्कुल है, रॉक्स और मिनरल से मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दे ऑल आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एसिड हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कार्बोनिक एसिड के अलावा जितने भी, देखो कार्बोनिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ये एक्सेप्शन है। इसके अंदर कार्बन है, बिल्कुल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। हमने ऑर्गेनिक एसिड में क्या कहा था? ऑर्गेनिक एसिड के मॉलिक्यूल में कार्बन एटम होना जरूरी है। बट इनऑर्गेनिक एसिड में एक ही ऐसा एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड का जिसमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है। इट मे बी पॉइंटेड आउट एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं उनमें कार्बन एटम नहीं होता, उनके एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब इन्हें पानी में ऐड किया जाता है ये कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं, इसलिए ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्लस जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं इनका एक्वा सॉल्यूशन जो है वो अनडिसोसिएटेड आयन कैरी नहीं करता। अनडिसोसिएटेड क्यों कैरी नहीं करता? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल आपने ऐड किए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट आयोनाइज्ड हो रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। क्या कोई और भी प्रॉपर्टी है जिसके बिहाफ पर क्लासिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल है, वो है बेसिसिटी। अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, तो हमारे पास में पहले ये जानना जरूरी है कि बेसिसिटी होती क्या है। सो द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, the basicity of an acid is defined as the number of hydronium ion that can be produced by the complete ionization of one molecule of that acid in aqueous solution। कोई भी एसिड का मॉलिक्यूल है, वाटर को ऐड किए जाने पर वो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है, कितने हाइड्रोनियम आयन फर्निश कर सकता है, ये नंबर ही उस एसिड की बेसिसिटी कहलाते हैं। क्लियर? जैसे कि मैं HCl की बात करता हूं, HCl 1H+ रिलीज करेगा, बेसिसिटी है 1। H2SO4 की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल 2H+ रिलीज करता है, बेसिसिटी है 2। H3O+ फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल 3H+ फर्निश करेगा, तो बेसिसिटी हो गई 3। क्लियर? अब आप सोचोगे सर एसीटेट आयन की बात करें, एसीटेट आयन के एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम हैं, लेकिन क्या चारों के चारों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हैं? नहीं। यहां पर सिर्फ ये जो टर्मिनल वाला हाइड्रोजन है ये रिप्लेसेबल है, 3 हाइड्रोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये वाटर में आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। तो जो एसीटेट आयन बनता है उस आयन के अंदर भी 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं जो कार्बन से डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, बट ये डिसोसिएट नहीं होते। तो एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई?
1। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बेसिसिटी के बिहाफ पर एसिड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, ये इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाया जा रहा है। अगर आपसे बात की जाए मोनो बेसिक एसिड की, किन एसिड को मोनो बेसिक एसिड कहा जाता है? जिनका मॉलिक्यूल कंप्लीट आयोनाइजेशन पर 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। मोनो का मतलब 1 है। मोनो मतलब 1 बेसिक एसिड। एक एसिड मॉलिक्यूल एक ही H3O प्लस आयन फर्निश कर रहा है, यही मोनो बेसिक एसिड है। एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। इन सबका मॉलिक्यूल एक्वा सॉल्यूशन में सिर्फ 1H प्लस फर्निश करने की टेंडेंसी रखता है। हम बात कर रहे हैं डाई बेसिक एसिड की। ऐसे एसिड जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन 2H प्लस आयन फर्निश करने की टेंडेंसी रखता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस प्रोड्यूस करेगा, H2SO3 सल्फरस एसिड ये भी 2H प्लस प्रोड्यूस करेगा, कार्बोनिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं डाई बेसिक एसिड के। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्राई बेसिक एसिड के बारे में। ऐसे एसिड जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन 3H प्लस आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट टेट्रा बेसिक एसिड, ऐसे एसिड जिनका एक मॉलिक्यूल कंप्लीट आयोनाइजेशन पर 4H प्लस आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, जैसे कि सिलिसिक एसिड। आप देख सकते हो मॉलिक्यूल में 4 H प्लस एटम अवेलेबल हैं और ये चारों ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हैं, देन डेफिनेटली इसकी बेसिसिटी 4 होगी। और है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसका एक मॉलिक्यूल भी 4 H प्लस फर्निश करने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर? तो ये था हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, कि एक एसिड मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन फर्निश कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। मोनोबेसिक एसिड, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक और टेट्राबेसिक। क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करें उनकी स्ट्रेंथ के बिहाफ पर, तो हमारे पास दो तरह से क्लासिफिकेशन होगा एसिड का। एक हमारे पास में है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हमारे पास हो जाता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहा जाता है जिनको वाटर में ऐड करने पर ये कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं, और ये हमेशा एक हाई कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन की। अगर कोई एसिड वाटर में हाई कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट कर रहा है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने भी मिनरल एसिड हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। देख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ज्यादा से ज्यादा H प्लस फर्निश कर सकते हैं। अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं, एसिड्स विच अंडरगोज पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, इसका मतलब ये क्रिएट करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ऐसे एसिड जो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की क्रिएट कर सकते हैं, H3O प्लस आयन बना सकते हैं, उन्हें वीक एसिड कहा जाएगा। आप याद रखिएगा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं ये सारे के सारे वीक एसिड ही होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फरस एसिड और साइनिक एसिड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में वीक एसिड के। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड का क्लासिफिकेशन उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर। कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सैंपल ऑफ एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। एसिड को पानी में ऐड करने पर पानी का कितना अमाउंट आपने यूज किया है वो बताएगा कि सॉल्यूशन जो बना है वो एसिडिक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। अगर मैं बात करता हूं बहुत स्मॉल और नो अमाउंट ऑफ वाटर है, अगर किसी एसिड सैंपल में या तो पानी है ही नहीं या बहुत कम अमाउंट में पानी है, तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइल्यूटेड एसिड की।
सो सैंपल एसिड विच कंटेन फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इट्स ओन मास। अगर किसी एसिड सॉल्यूशन में एसिड से काफी ज्यादा अमाउंट में पानी वाटर ऐड किया जा रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है ये एक डाइल्यूटेड एसिड होगा। स्टूडेंट, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड के एग्जाम्पल इसलिए नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, आपकी नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, आपको लेमन जूस बनाना है तो लेमन जूस हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा सोर टेस्ट पसंद करे तो वो 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर सकता है 1 ग्लास ऑफ वाटर में। किसी को कम सोर टेस्ट पसंद है तो हाफ टी स्पून ऐड करके भी सफिशिएंट है कि हाँ मैंने लेमन जूस पिया है। तो यही हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ की बेसिस किस बिहाफ पर एसिड्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं बेसिस के बारे में, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन बेसिस का भी ले लेते हैं। व्हाट आर द बेसिस? Substances with bitter taste and soapy touch are regarded as bases. This is the characteristic, a common characteristic of all bases. They are bitter in taste. Bitter को हिंदी में कहते हैं कड़वा। खाने में जैसे आपने करेला खाया होगा, आपने नीम खाई होगी, कुकुम्बर खाया होगा, लौकी खाई होगी, बॉटल गॉर्ड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं स्वाद में। सोपी इन टच, थोड़ा सा सॉफ्ट टच होता है इनका। Since many bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide have corrosive action on the skin and can even harm the body, so according to modern definition, कुछ ऐसे बेसिस हैं जो हमारी स्किन को कोरोड कर सकते हैं, हम उन्हें टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एसिड है, बेस है। तो हमने एक डेफिनेशन दिया है बेसिस का, क्या दिया है? A basis may be defined as substances capable of releasing one or more hydroxyl ion. OH minus ion को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी ऐड करने पर बनने वाला सॉल्यूशन। अगर कोई सब्सटेंस वाटर ऐड किए जाने पर OH माइनस आयन फर्निश करने की टेंडेंसी रखता है तो इस तरह के कंपाउंड को बेसिस कहा जाता है। अगर मैं बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो हम इंडिकेटर में बात करेंगे। बेसेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक भी है और ये बेस की कैरेक्टरिस्टिक भी है। ठीक है। बेसेस कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक नेचर का ही है, तो जब भी बेसेस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं ये कार्बोनेट की फॉर्मेशन करते हैं। और दे आर बेसेस आर स्लिपरीन लाइक सोप एंड टेस्ट अनप्लीजेंट एंड बिटर, थोड़ा सा कड़वा ये टेस्ट करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास में बेसिस की, ये डेफिनेशन है बेसिस की। अब देखते हैं कि बेसिस को किस तरह से क्लासिफाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो बेसिस के क्लासिफिकेशन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एल्काली और बेसिस में क्या फर्क होता है। सो इट मे बी केप्ट इन माइंड दैट बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काली। एल्काली किन्हें कहा जाता है? ऐसे बेसिस को जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, बेसेस विच डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर टर्म्ड एज बेसेस ओनली। ऐसे बेसेस जो पानी में ऐड नहीं हो सकते या डिसॉल्व नहीं हो सकते, उन्हें हम सिर्फ बेसिस कहते हैं, एल्काली नहीं कहते हैं। ओके, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? ऑल एल्कालीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्काली। अब आप सोचोगे सर ऐसा कौन से बेसिस हैं जो एल्काली नहीं हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे या डिसोसिएट नहीं होंगे? एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट, मेरे पास लार्ज अमाउंट अवेलेबल है बेसिस का, ये सारे के सारा सब रिप्रेजेंटेशन है बेसिस का। इन बेसिस में से कुछ सिलेक्टेड ही ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, तो हम इन्हें एल्काली कह देते हैं। क्लियर? तो आप कह सकते हो ऑल एल्कालीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्काली। हम इसे वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो alkalis because insoluble in water, NaOH and KOH are alkali। क्यों है ये alkali? क्योंकि ये वाटर में ऐड किए जाने पर OH आयन फर्निश करते हैं। नेक्स्ट,
अगर हम बेसिस को क्लासिफाई करें उनकी स्ट्रेंथ के बिहाफ पर दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। पहला है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है हमारे पास में वीक बेस। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एल्कालीज और बेसिस की बात करूं तो ये क्या होते हैं, विच अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे बेसेस जो वाटर में ऐड किए जाने पर ज्यादा से ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोक्साइल आयन की। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। दे आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वीक बेसिस की। ऐसे बेसिस जो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में और रिलेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोक्साइल आयन की। ठीक है, जो ज्यादा हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जो कम हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करते हैं वो वीक बेस। एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप इनको पानी में ऐड करते हो देन डेफिनेटली अमोनियम आयन तो बनेगा, हाइड्रोक्साइल आयन भी बनेगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है। इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि इनके वाटर मॉलिक्यूल में अभी भी जो इनके मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रखे हुए हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल कुछ आयन में कन्वर्ट हो गया और कुछ अनडिसोसिएटेड अवेलेबल है। सेम विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca+2 बनेगा, O2OH- बनेगा, पर अभी भी कुछ 2OH CaOH होल ट्वाइस अनडिसोसिएटेड फॉर्म में अवेलेबल है। सेम विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर ये लाइन हमने लिखी है कि since these alkalis are not ionized completely, therefore there is a dynamic equilibrium between the undissolved alkali and the ion produced. ये जो डबल एरो है ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बता रहा है कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी रखे हुए हैं और आयन भी उस कंटेनर में अवेलेबल हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बेसिस को क्लासिफाई करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर, कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स फिर वही है, वी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। जो सैंपल आपको दिया गया है उसमें वाटर का अमाउंट कितना अवेलेबल है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर बेसिस को क्लासिफाई करें तो एक होगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एल्काली और एक होता है हमारे पास में डाइल्यूटेड एल्काली। कॉन्सेंट्रेटेड एल्काली का मतलब ये है कि जिसमें रिलेटिवली हाई परसेंटेज है एल्काली की, मतलब कि जो हमारा बेस है उसका अमाउंट ज़्यादा है और जो वाटर है उसका अमाउंट या तो है ही नहीं या ज़ीरो है या बहुत कम है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एल्काली। डाइल्यूटेड में क्या होगा, जो हमारा बेस है उसका परसेंटेज थोड़ा कम होगा और बेस के प्रपोर्शन में जो वाटर है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उन्हें डाइल्यूटेड एल्काली कहा जाता है। concentration of alkali solution is less than 1 per mole then it is considered as diluted alkali। अगर concentration जो है 1 मोल पर लीटर से कम है तो उसे एक डाइल्यूट एल्काली कहा जाएगा। ये स्टैंडर्ड हमने नोटेशन बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर हम क्लासिफाइड करें एसिडिटी के बिहाफ पर तो बेसिस को पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि एसिडिटी क्या होती है। सो द डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काली। किसी भी बेस मॉलिक्यूल और एल्काली मॉलिक्यूल को कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाने के बाद कोई एक बेस मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज कर सकता है उन्हें ही एसिडिटी कहा जाता है बेसिस की। Few water insoluble hydroxide acidity of the bases is equal to the number of OH- ion present in one molecule of that base. Done? क्लासिफिकेशन क्या है, टेबुलर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। मोनो मतलब वन, ऐसे बेस मॉलिक्यूल जो कंप्लीट आयोनाइजेशन होने पर सिर्फ वन हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर द फ्यू एग्जांपल। दे प्रोड्यूसेस one OH- ion on adding to the water. डाईएसिडिक बेस, ऐसे बेसेस जो कंप्लीट आयोनाइजेशन पर 2 हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और थर्ड हम बात कर रहे हैं ट्राई एसिडिक बेस के बारे में, ऐसे बेसेस जो कंप्लीट आयोनाइजेशन पर 3 हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं।
एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेसिस का ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। जैसे कि हमने बात करी एक्शन विद मेटल, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्शन विद मेटल। अगर किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है एसिड की, तो हमारे पास मेटल का सॉल्ट तो बनेगा ही सही, साथ के साथ हाइड्रोजन गैस एसिड में से डिस्प्लेस हो जाएगी। मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है डिस्प्लेस हो जाएगी। नॉट H2O, सिर्फ H2 गैस बनेगी यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि सोडियम मेटल है, एसिड से रिएक्शन कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से NaCl की फॉर्मेशन हुई और हाइड्रोजन गैस निकल गई। मैग्नीशियम मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई। स्टूडेंट आप ये देख सकते हो, ये मेरे पास एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कुछ मेटल के एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसी मेटल हैं जो एसिड से H+ को डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखती हैं। क्लियर है ये बात? अब एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। Acid react with metal oxide to form salt and water, and these reaction are mostly carried out upon heating. Whenever metal जो है वो मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब भी सॉल्ट बनेगा और वाटर हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाओ, कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। HCl से रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट बनता है कॉपर क्लोराइड, जिसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। स्टूडेंट, कलर चेंज को आइडेंटिफाई करके भी आप ये बता सकते हो कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में है एक्शन विद मेटल कार्बोनेट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट तो प्रोड्यूस करेंगे ही सही, वाटर भी बनेगा और CO2 गैस भी यहां से फर्निश हो जाएगी। डन। कैल्शियम का कार्बोनेट है, HCl से रिएक्शन करवाया, कैल्शियम क्लोराइड बना जो कि हमारा एक सॉल्ट है, प्लस H2O वाटर तो है और CO2 गैस यहां से फर्निश हो रही है। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस यहां से निकल जाएगी। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अब तक 3 केमिकल प्रॉपर्टी देख ली एसिड की। रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सिर्फ हाइड्रोजन निकलती है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर फर्निश हो जाएगा। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के साथ साथ CO2 भी निकलता चला जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है याद करने का भी और प्रॉपर्टीज का भी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है एसिड की, अगर किसी भी एसिड को बेस से रिएक्शन किया जाता है तो वो सॉल्ट और वाटर की प्रोडक्शन करेगा। जैसे कि HCl एक एसिड है, बिल्कुल है। NaOH एक बेस है, बिल्कुल है। दोनों के रिएक्शन से NaCl बन रहा है, बिल्कुल, जो कि एक सॉल्ट है। वाटर तो आप देख ही सकते हो। क्लियर? तो हमने अब तक 4 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है एसिड की। क्या हमारे पास बेसिस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? बिल्कुल हैं। क्या हैं? अब देखते हैं। ये रही हमारे पास बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। जो फिनोमिना एसिड का है मेटल के साथ, वही फिनोमिना बेसिस का है मेटल के साथ। कुछ मेटल जैसे कि जिंक, टिन और एल्यूमिनियम, यही मेटल हैं जो बेस के साथ में रिएक्शन करके अपना एक सॉल्ट बनाती हैं। सॉल्ट बनाएंगी और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी यहां से बाहर निकल जाती है। आप देख सकते हो, मेटल जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन हो गई और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल गई है। टिन है, टिन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया जो कि हमारा एक बेस है। ये सोडियम स्टेनेट
स्टेनाइट की फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से एल्यूमिनियम को अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्शन करा दूं, आप ये समझ सकते हो कि ये डाइल्यूटेड है, ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है और ये डाइल्यूटेड है, सिंपल। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस फर्निश हो रही है। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जो भी मेटल बेसिस के साथ में रिएक्शन करती हैं उन सारी मेटल का नेचर जो है वो एसिडिक ही होता है, क्योंकि आप ये जानते हो एसिड ही बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। क्लियर, इन सभी रिएक्शन में मेटल जितनी भी हैं वो हमारे पास एसिडिक नेचर शो कर रही हैं। टिन, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, ये कुछ ऐसी मेटल के एग्जाम्पल हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और ये बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस की, वो है रिएक्शन एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा, सोडियम कार्बोनेट बनाया और वाटर बनेगा। यहां पर ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये एसिडिक नेचर ही शो कर रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ये सारे बेसेस हैं, ये सारे एसिड हैं, इसीलिए हमारे पास सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो अभी तक जो हमने चैप्टर में पढ़ा, हमने एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। हम लोगों ने बेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं इस चैप्टर के, और वो है हमारा पीएच स्केल। चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करो, बेस की बात करो, डाइल्यूटेड एसिड की बात करो, डाइल्यूटेड बेस की बात करो, आपने वाटर ऐड किया है, क्लियर, एक्वा सॉल्यूशन बनाया है। अब आपको ये नहीं पता कि उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताने के लिए सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने हमारे पास एक स्केल सजेस्ट किया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। देखो, अगर किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी, हाइड्रोजन आयन H+ की और हाइड्रोक्साइड आयन OH- की, ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइल आयन और H+ आयन की, H+ आयन और OH- आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो उसे हम कहते हैं नाइदर एसिडिक नोर बेस, मींस इट इज अ न्यूट्रल। डन। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसे हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर, देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, OH- की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम है, OH- की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। डन। So usually we describe the acidic nature or basic nature of aqueous solution in terms of hydrogen ion concentration or hydroxide ion concentration. Done. So 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक स्केल डिजाइन किया, पीएच स्केल जिसे हम कहते हैं। ये स्केल हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, H+ की या OH- की। कैसे बताता है वो हम देख लेते हैं। देखो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच क्या होता है, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज द लॉगरिथम। व्हाट इज लॉगरिथम? इट इज टू द बेस 10, what to the reciprocal of the hydrogen ion concentration in mole per liter। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसका रिवर्स आपने किया, उसका लॉग आपने ले लिया, तो वो हमारे पास पीएच बन जाता है। क्लियर। और अगर आप रिवर्स नहीं कर रहे हो तो आप नेगेटिव लॉग भी ले सकते हो, दोनों फॉर्मूले हमारे पास सेम ही हैं। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का लॉग लिया और वो नेगेटिव लॉग हमने लिया, तो ये हमारे पास पीएच ही बन रही है, ये हमारे पास पीएच ही बन रही है। इज दिस क्लियर? फॉर कैलकुलेटिंग
the pH of a solution we have to use its hydrogen ion concentration in moles per liter, जिसे हम molarity के नाम से भी जानते हैं. In other words, we have to use the molar concentration of hydrogen ion concentration. Same statement है. Next, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁻⁷. कैलकुलेशन किया तो हमारे पास ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 7. तो अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 7 है तो वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, जैसे कि वाटर. इट इज नाइदर एसिडिक नोर बेस. डन. अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन की बात करता हूं स्टूडेंट आपसे, कोई भी वाटर है, वाटर की पीएच 7 है, मतलब 10⁻⁻⁷ है कॉन्सेंट्रेशन किसकी, H प्लस आयन की. अब देखो, पहले हमारे पास में 10⁻⁻7 H प्लस आयन अवेलेबल थे. अब मैंने क्या किया, इसमें एसिड ऐड कर दिया. एसिड कैसे ऐड कर दिया, मैंने अबाउट 1 लाख मॉलिक्यूल ऐड कर दिए H प्लस के, एसिड के, जो 1 लाख H प्लस फर्निश कर रहे हैं. अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻5 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10⁻2 हो जाएगा. होगा या नहीं. जैसे ही आपने H प्लस ऐड किए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई. -7 छोटा है, -2 बड़ा है. डेफिनेटली ये कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो एसिड ऐड करते ही कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻2. अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेता हूं तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 2 आ जाएगा. तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ऑल द एसिडिक सॉल्यूशन हैव पीएच ऑलवेज लेस देन 7. क्लियर. ये है H प्लस वाटर का. एसिड का H प्लस ऐड किया तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो पीएच की वैल्यू घट जाती है, 7 से डिक्रीज होकर के 2 रह गई है. समझ में आ रही है बात आप लोगों को. ये है पीएच ऑफ एसिड सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन की पीएच के बारे में. देखो, लेट्स ऐड सम एल्काली टू वाटर सो दैट द OH concentration of hydroxide ion in water increases to 10⁻³ m. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐड किया है OH माइनस आयन. स्टूडेंट, अगर वाटर न्यूट्रल है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास 10⁻⁷ ही है. और अगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 10⁻4 ऐड कर दिए हैं, क्या ऐड कर दिए हैं, बेस के सॉल्यूशन, बेस के मॉलिक्यूल जो 10⁻+4 OH माइनस बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻3. हाँ या नहीं. मतलब वाटर की OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो 10⁻7 है, उसमें 10,000 OH माइनस ऐड करने पर, अब हमने बेस ऐड किया है, ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH माइनस की बढ़ गई. आप देख सकते हो -3 छोटा है, सॉरी -7 छोटा है, -3 की क्वांटिटी बड़ी है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई किसकी, OH माइनस की. अब अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग, देखो हमारे पास वाटर का KW जो है ये होता है 10⁻14. ये है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और ये है हमारे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. कैलकुलेशन करोगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻11. अब अगर मैंने इसका नेगेटिव लॉग ले लिया है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लिया है, तो हमारे पास pH आ जाती है 11. क्लियर. सो हम ये बात देख रहे हैं, ऑल द एल्काली सॉल्यूशन हैव अ pH मोर देन 7. 7 से ज्यादा pH होती है हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन की. अगर एग्जैक्ट 7 है तो ये है न्यूट्रल सॉल्यूशन. 7 से ज्यादा pH है, ये है एसिडिक सॉल्यूशन. 7 से बिलो है, ये होता है बेसिक सॉल्यूशन. क्लियर. डन. Just as the H plus of the solution can be expressed in terms of pH, the OH minus can be calculated as POH. क्या एक्सप्रेशन है देख सकते हो आप लोग. मैथमेटिकली POH होती है हमारे पास में माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. दोनों का जो ऐड है वो हमेशा 14 ही आएगा. pH और POH का एडिशन हमेशा 14 ही आता है. याद रखिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन की pH आपको नोन है तो आप POH 14 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो. डन.
नेक्स्ट एक इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं बफर सॉल्यूशन का। क्या है? देयर आर सम सॉल्यूशन विच हैव डिफाइनाइट पीएच। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी पीएच जो है वो डिफाइनाइट होती है। ऐसे सॉल्यूशन की पीएच एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ साथ चेंज नहीं होती, चाहे आप उनको डाइल्यूट कर दो या बहुत समय के लिए उनको अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में रख दीजिए। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। डन। स्टूडेंट, ये है हमारे पास, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, ये है हमारे पास सोरेनसन का डिजाइन किया हुआ पीएच स्केल। यहां पर 10⁻⁷ है, पीएच 7 है, इट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर पीएच कॉन्सेंट्रेशन H+ की बढ़ती चली जा रही है तो पीएच की वैल्यू लगातार घटती चली जाएगी। अगर पीएच 7 से 3.5 आ गई है, ये 3.5 से 7 की रेंज होती है वीक एसिड की, 0 से लेकर के 3.5 की रेंज होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की। इसका रिवर्स कर लो, 7 से लेकर के हम लोग जा रहे हैं 10.5 तक, तो हमारे पास रेंज है वीक बेस की या वीक एल्काली की। और अगर हम पीएच वैल्यू 10.5 से 14 तक जा रहे हैं तो ये पीएच रेंज है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस की। डन। 7 के 7 पीएच से अगर हम 0 की तरफ मूव कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और अगर हम pH 7 से pH 14 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एसिडिक नेचर कम हो रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो ये वो pH स्केल है जो सोरेनसन ने डिजाइन करके हमें दिया है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं कि डेली लाइफ में जो पीएच होती है उसका यूज क्या है, हम उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, HCl जो है ये एक गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है। यही वो लिक्विड है जो हमारे ह्यूमन स्टमक में फूड डाइजेस्ट करने के काम में आता है। अगर ये HCl एक्सेस में रिलीज होने लग जाए, अगर ये HCl एक्सेस में रिलीज होने लग जाए तो स्टमक में एसिडिटी होने लग जाएगी। और एसिडिटी हो रही है इसका मतलब ये है कि पीएच जो है वो इंक्रीज हो रही है स्टमक की। डन। पीएच इंक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास में कॉज है डाइजेस्टिव सिस्टम में इरिटेशन होने का। डन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीएच चेंज इन लीड्स टू टूथ डिके। देखो ये हमारा टूथ है जो कि इसका एनेमल बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से। जनरली ये बेसिक नेचर का होता है। आपने शुगर कंटेंट खाया और वो शुगर दांतों में लगा रह गया तो ये जो शुगर है ये बैक्टीरिया की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। अगर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो पीएच है दांत की वो कम होती रहेगी। स्टूडेंट, अगर हमारे टूथ की पीएच 5.5 तक पहुंच गई है तो हमारा जो टीथ हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं। कुछ भी ठंडा या गर्म आप खाओगे तो आपके दांतों में इरिटेशन डेफिनेटली होगी। इट इज अ कॉज ऑफ सेंसिटिविटी। सो क्यों होती है वो हमने आपको समझा दिया। रोल ऑफ पीएच इन क्योरिंग स्टिंग एंड इंसेक्ट। अगर आपको रेड आंट ने बाइट कर लिया है या फिर हनी बी ने बाइट कर लिया है तो आपकी वो उनका जो स्टिंग है वो आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। स्टूडेंट, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये हमारी स्किन के पीएच को कम कर देता है, और स्किन की पीएच अगर कम हो गई तो बहुत ज्यादा इरिटेशन हमें एक्सपीरियंस होती है। क्लियर। इसी तरह से सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। हमारे पास सॉइल है, इसमें हमने ऐसा सीड लगाया, देखो सॉइल के अंदर एसिड भी है और बेस भी है। सीड क्या करेगा, सारा का सारा बेस ऑब्जर्व करेगा और खुद को प्लांट की तरह ग्रो करेगा। आपने क्या किया, प्लांट को क्रॉप कल्टीवेट कर लिया, प्लग कर लिया, चेन उसको निकाल दिया, कट करके मार्केट में सेल कर दिया। अब आपने उसी सीड को लगाया, वो और बेस को लेगा,
खुद को ग्रो करेगा, आपने उसको कट किया और मार्केट में सेल कर दिया, फिर आपने उसी सीड को लगाया, धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरे के पूरे सॉइल में से बेस जो है वो हमारा निकल जाएगा और क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एसिड। अगर एसिड रह जाएगा तो सॉइल की जो पीएच है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वैसे पीएच इंक्रीज जो है वो एसिड रेन की वजह से भी होती है। क्लियर? पीएच इंक्रीज जो है वो एसिड रेन की वजह से भी होती है। तो क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है? यस, इट इज वेरी हार्मफुल टू अस। कैसे बचा जा सकता है? क्या इससे बचने के उपाय भी आप लोगों को जानने हैं? आई होप आप जानना चाहते हो क्या उपाय है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर इसके, देखो अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करो कि क्या उपाय है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम पता कर रहे हैं, ये है इंडिकेटर का। इंडिकेटर हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो सब्सटेंस आपके पास अवेलेबल है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इन इंडिकेटर्स के अलावा कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिकेटर आल्सो रिप्रेजेंट द चेंज इन नेचर। ये हमें ये भी बताते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर किस तरह से चेंज हो रहा है। कुछ कॉमन इंडिकेटर की बात हम कर लेते हैं, जैसे कि हमने बात किया मिथाइल ऑरेंज के बारे में। अगर इसको किसी एसिड से रिएक्शन करवाओगे ये रेड कलर का रहेगा, बेस से कराओगे तो इसका कलर येलो में चेंज हो जाएगा। सो रेड से येलो में कलर चेंज होना ये इंडिकेट कर रहा है कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो कौन से मीडियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है इट रिमेन ऑरेंज। अगर मैं फिनोफ्थिलीन की बात करता हूं, इट इज कलरलेस लाइक वाटर इन एसिडिक सॉल्यूशन बट इट कन्वर्टेड टू पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन एंड कलरलेस लाइक न्यूट्रल अगेन। अगर मैं बात करूं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में रेड रहता है, बेसिक मीडियम में कलर चेंज नहीं होता, मतलब ये रेड ही रहने वाला है। और न्यूट्रल मीडियम में भी कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं रेड लिटमस की, तो रेड लिटमस एसिडिक मीडियम में कोई चेंज शो नहीं करता, बेसिक मीडियम में ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से रेड कैबेज जूस, लाल पत्ता गोभी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, इट रिमेन पिंक इन एसिडिक मीडियम बट कन्वर्टेड टू ग्रीन इन बेसिक मीडियम एंड बाय नेचुरल इट इज पर्पल इन कलर। टर्मरिक की बात करें, आप जानते हो नेचुरल कलर है टर्मरिक का येलो, और बेस से रिएक्शन कराने पर ये रेडिश और डीप ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रल में येलो है, आप देख सकते हो। चाइना रोज जस्ट लाइक रेड कैबेज जूस, इट इज आइदर डार्क पिंक और मेजेंटा इन कलर बट इन एसिडिक सॉल्यूशन, बट बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की, इट रिमेन्स पिंक। क्लियर? तो इंडिकेटर, विजुअल इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि जो सब्सटेंस आप ले रहे हो वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। जब कभी भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये पूरा प्रोसेस ही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। आयन की फॉर्म में देख सकते हो H+ रिएक्ट और Cl आ रहे हैं एसिड से, Na+ और OH- आ रहे हैं बेस से, दोनों मिलकर के बना रहे हैं Na+, Cl- और H2O। स्टूडेंट बेसिकली जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारे पास एसिड का H+ और बेस के OH- के बीच की रिएक्शन है जिससे कि वाटर बनता है। और ध्यान रखिएगा ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक नेचर का है, मतलब जब एक एसिड का H+ एक बेस के OH- से कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है लिक्विड फॉर्म में, तो 57.1 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का है। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था कि पीएच के बारे में, कि क्या कैसे हमारी रूटीन लाइफ को पीएच इफेक्ट करती है, उसके क्योर के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो हमने बात की थी एसिडिटी के बारे में, क्यों होती है वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो हम क्या करते हैं,
उस एसिड पर एक बेस यूज करते हैं। वो बेस कौन सा है? वो है एंटासिड्स। एंटासिड कौन सा है? आइदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ ऐसे बेस हैं जिनको आपने यूज किया तो जो पीएच बढ़ रही थी, इनडाइजेशन क्रिएट कर रही थी, उसकी पीएच को कम कर देगा तो डाइजेस्टिव फॉर्म में ले आता है। इसी तरह से जो रेड आंट और हनी बी की स्टिंग फॉर्मिक एसिड रिलीज कर रही थी, उसके कोरोसिव नेचर को कम करने के लिए आप उस पर कोई बेस रब कर सकते हो। एसिड था, बेस आ जाएगा, न्यूट्रल हो गया, अल्टीमेटली हमारी इरिटेशन खत्म हो गई। इसी तरह से वास्प जो कि एल्काली रिलीज करता है, जो कि पॉइजनस इफेक्ट शो करेगा, आप क्या करो, उस पर विनेगर रब कर दो। बेस एल्काली एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रल होगा और अपना इफेक्ट खत्म कर लेगा। इसी तरह से जो भी सॉइल की एसिडिटी है उसको कम करने के लिए हम फार्मर क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन उस पर स्प्रिंकल करते हैं सॉइल पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सॉइल की एसिड से रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी, वाटर बनेगा, पीएच फिर से इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिक सॉइल की पीएच 7 से कम होती है, धीरे धीरे करके पीएच जब स्लैक लाइम डाला जाएगा तो 7 की तरफ इंक्रीज होने लग जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉल्ट के बारे में। इस चैप्टर का जो थर्ड और इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा है, वैसे तो तीनों ही पार्ट इंटरेस्टिंग थे लेकिन हमारा थर्ड पार्ट भी स्टार्ट हो गया। इट्स अ सॉल्ट। A substance formed by neutralization of acid and base is called salt. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम सल्फेट बना और वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl से रिएक्शन करेगा, NaCl और वाटर। ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्ट के ही हैं। अगर मैं बात करता हूं सॉल्ट की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, पहला आ जाता है हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं? जिनकी पीएच एग्जैक्ट 7 के बराबर रहेगी। ठीक है। A salt which obtained by complete replacement of ionizable hydrogen atom of acid by the metallic or ammonium ion। जो भी हमारे पास में एसिड का H+ अवेलेबल है, इस H+ को अगर कोई भी मेटल का पॉजिटिव आयन या फिर अमोनियम आयन रिप्लेस कर देगा, जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वही हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, HCl को NaOH से रिएक्शन कराया, NaCl बना नॉर्मल सॉल्ट है। H2SO4 को NaOH से रिएक्शन कराया, सोडियम सल्फेट बना नॉर्मल सॉल्ट ही बन रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट की। देखो एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? H2SO4 है, ये कितने H+ फर्निश कर रहा है? 2H+ फर्निश कर रहा है, डाई बेसिक एसिड है, मैंने आपको आज ही बताया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है 1, मतलब कि हमारे पास 1 OH- ही अवेलेबल है। इसका मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो स्टूडेंट अगर 2H+ के लिए सफिशिएंट OH- अवेलेबल नहीं है तो जो सॉल्ट बनेगा उस मॉलिक्यूल के अंदर एक H+ ऐसा जरूर होगा जो अभी भी रिप्लेस हो सकता है। इस तरह के सॉल्ट जिनके मॉलिक्यूल में फर्निश करने के लिए अभी भी H+ अवेलेबल है, उन्हें कहा जाता है एसिड सॉल्ट। क्लियर? अब जो एसिड सॉल्ट बना है उसको फर्दर आप NaOH से रिएक्शन करवा दो तो वो आपके कन्वर्ट हो जाता है ऐसे सॉल्ट में जो कि हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, जो कि हमारा नॉर्मल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल Na2SO4 के अंदर अब फर्निश करने के लिए H+ अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखना, जितना एसिड H+ फर्निश कर रहा है उतनी सेम क्वांटिटी में अगर बेस OH नहीं दे पा रहा है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड सॉल्ट बनता है। यहां पर हमारे पास कुछ टेबल है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपका है तो इससे बनने वाले एसिडिक सॉल्ट सोडियम बायसल्फेट, पोटेशियम बायसल्फेट और कैल्शियम बायसल्फेट। डन। कार्बोनिक एसिड है, इससे बनने वाले सॉल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड सॉल्ट की, ये है बेसिक सॉल्ट। देखो हमारे पास में एक बेस है लेड हाइड्रोक्साइड, ये 2OH- फर्निश कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन मैंने एक लेड हाइड्रोक्साइड के लिए 1 HCl लिया है, मतलब ये 1H+ से रिलीज करेगा।
बेस को जितने OH माइनस चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, अगर एसिड उतने H+ नहीं दे पा रहा है, तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट के मॉलिक्यूल में अभी भी फर्निश करने के लिए OH माइनस अवेलेबल है। इस तरह का सॉल्ट जो है वो बेसिक सॉल्ट कहलाता है। बनने वाले बेसिक सॉल्ट को अगर हम फिर से HCl से रिएक्शन कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल सॉल्ट में, क्योंकि अब इस सॉल्ट मॉलिक्यूल के पास में फर्निश करने के लिए OH माइनस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके पास में बेसिक सॉल्ट का, देखिएगा। जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट है वो है डबल सॉल्ट। आप क्या करो, दो अलग अलग सॉल्ट लो, दोनों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और उनको मिला दिया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो भी सैचुरेटेड ही होगा। क्लियर। अब इसको क्रिस्टलाइज्ड कर दो। जब इसको क्रिस्टलाइज करेंगे, इवेपोरेट करके वाटर निकल जाएगा, तो जो क्रिस्टल आपके पास बचेगा ना, दो अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन के मिक्सचर का क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद बनने वाला सॉल्ट वो होता है डबल सॉल्ट। देखो, जैसे कि मेरे पास में पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, पानी में ऐड करके इसको क्रिस्टलाइज कर दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, मेरे पास जो सॉल्ट बना है दैट इज पोटाश एलम। दिस इज पोटाश एलम। क्लियर। जैसे कि और भी एग्जाम्पल है, मोहर सॉल्ट हमारे पास है, ये भी एक डबल सॉल्ट है। डोलोमाइट ये भी डबल सॉल्ट है, और कार्नेलाइट ये भी डबल सॉल्ट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड सॉल्ट की। अगर किसी भी सॉल्ट के अंदर वन टाइप ऑफ एसिड मोर देन, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मोर देन वन टाइप ऑफ आइदर एसिडिक और बेसिक रेडिकल अवेलेबल है, इन्हें कहा जाता है मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट की, या हम बात कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की। ये कुछ अदर एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख सकते हो। सोडियम बेसिक सॉल्ट रेडिकल है, पोटेशियम बेसिक रेडिकल है, दोनों दो बेसिक रेडिकल है, और एक एसिड रेडिकल है। क्या ये मिक्स्ड सॉल्ट है? बिल्कुल है। सेम यहां पर केस आपके बन रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं सॉल्ट के क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, तो हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारे पास में न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, जिसकी पीएच जो है वो इक्वल टू 7 ही रहने वाली है। एग्जाम्पल देख सकते हो, NaCl, KCl, Na NO3, Na2SO4। अगर आपके पास में सॉल्ट बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच लेस देन 7 होगी। अगर pH लेस देन 7 है तो ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर। नेक्स्ट, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मेरे पास में सॉल्ट बन रहा है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाने से, तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच जो है, उसके एक्वा सॉल्यूशन की पीएच हमेशा 7 से ज्यादा ही होगी, और जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम फॉस्फेट के बारे में। डन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सबसे पहला है NaCl, जिसका कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड हम जिसे कहते हैं। डन। अगर मैं सोडियम क्लोराइड के यूजेस की बात करूं, तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंसेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये काफी सारे बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे? जैसे कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये NaCl ही है जो स्टमक में डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। NaCl वाटर के साथ ऐड करके HCl बनाता है और ये डाइजेस्टिव जूस बन जाता है। जब ह्यूमन को पसीना आता है, पर्सपिरेशन होता है, बहुत सारा लिक्विड शरीर से बाहर निकलेगा और NaCl भी उसके साथ बाहर चला जाता है। तो उस कमी को कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रोल पाउडर दिया जाता है, जो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है सोडियम क्लोराइड का।
सोडियम क्लोराइड हमारे पास रॉ मटेरियल के तरह भी काम आता है। किन किन का रॉ मटेरियल ये हम बना सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलती है हमारे कैथोड वाले टर्मिनल पे, जबकि भी क्लोरीन गैस निकलती है हमारे एनोड वाले टर्मिनल पे। और NaOH जो है वो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल रहता है कंटेनर में। ये लेदर इंडस्ट्री में भी काम आता है टैनिंग के लिए। ये जो बर्फीले एरिया होते हैं वहां पर जब स्नोफॉल होता है तो सड़क पर स्प्रिंकल भी किया जाता है ताकि जो आइस है वो आसानी से मेल्ट हो जाए। और ये शुगर बीट के लिए एज अ फर्टिलाइजर भी काम आता है। हम लोगों ने देखा है कि NaCl जो है वो रॉ मटेरियल है काफी अदर के लिए। तो पहला जो हम कॉमर्शियल सॉल्ट बना रहे हैं वो है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाया जाता है? ये कास्नर केल्नर सेल के अंदर बनाया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए। क्या प्रोसेस होने वाला है वो देख लो। NaCl पानी में ऐड करते ही आयनाइज्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। एनोड का इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर लेगा और क्लोरीन गैस हम कलेक्ट कर लेंगे। देखो अब जो Na प्लस है, देखो यहां पर सोडियम का प्लस है और इलेक्ट्रॉन है। अगर ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो एटम बन जाएगा सोडियम का, और सोडियम का एटम वाटर से रिएक्शन करके एक्सप्लोड हो सकता है। रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हमने मर्क्यूरी ऐड कर दिया। अब क्या होगा? जैसे ही मर्क्यूरी आप ऐड करोगे सोडियम का अमलगम बनेगा और सोडियम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ में एक्सप्लोजिव नहीं रह पाएगा। क्या हुआ? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम अमलगम बना है उसको और डाइल्यूट कर दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, मर्क्यूरी इनसॉल्युबल है वो कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएगी। तो हमें NaOH का एक्वा सॉल्यूशन मिल जाता है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट, कहां कहां काम आता है? सोप, पेपर और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन में, ये फैट और ऑयल के प्रिपरेशन में काम भी आता है और ये लेबोरेटरी रिएजेंट भी है। किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्टिक सोडा की। थर्ड जो सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में वो है वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। कैसे बनाया जाता है? आप सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज्ड कर दीजिए, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। क्लियर? नेक्स्ट, यूजेस पढ़ ले इसके क्या है। वॉशिंग सोडा काम आता है क्लींजिंग एजेंट की तरह, आप सब जानते हो। ये हार्ड वाटर की हार्डनेस को कम करने के काम में भी आता है, ग्लास बनाने के काम में भी आता है, ये सोप पाउडर बनाने के काम में भी आता है, फोटोग्राफी के काम में भी आता है और बोरेक्स बनाने के काम में भी आता है। ये हमारे पास यूज है वॉशिंग सोडा के। जो फोर्थ सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज बेकिंग सोडा। ये भी कमर्शियली अवेलेबल सॉल्ट है हमारा। फॉर्मूला क्या है इसका? NaHCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट हमारे पास एक प्रोडक्ट है सॉल्वे प्रोसेस का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का उसको सैचुरेटेड कर देते हैं अमोनिया और क्लोरीन गैस, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में। कैसे देखते हैं? देखो ये मेरे पास में H2O और NaCl का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है ब्राइन। क्या कहलाता है? ब्राइन। ब्राइन को मैंने कॉन्सेंट्रेट कर दिया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। जो पहला प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट फर्दर NaCl से रिएक्शन करके बना देगा सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। जो बनने वाला सोडियम कार्बोनेट है उसका एक्वा सॉल्यूशन देखो, उसके एक्वा सॉल्यूशन को हमने फर्दर डाइल्यूटेड कर दिया किसके साथ? वाटर और CO2 के साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। स्टूडेंट ये सॉलिड है, इट इज इनसॉल्युबल है, फिल्टर करके आप इसको आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? और यही मेरे पास में होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा।
प्रॉपर्टी की बात करें, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक रेडिकल है वो स्ट्रॉन्ग है, एसिड रेडिकल वीक एसिड का है। अगर मैं बेकिंग सोडा को 543 केल्विन पर हीट कर देता हूं तो सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन होगी, CO2 गैस निकलेगी और वाटर भी निकल जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये वही सोडियम कार्बोनेट है जो वॉशिंग सोडा बनाने के काम में आ रहा है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यूजेस की, तो बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। और बेकिंग पाउडर होता क्या है? बेकिंग पाउडर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है। ये है केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको मिक्स करके अगर मैंने हीट कर दिया ओवन के अंदर तो मेरे पास बन जाता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, CO2 और H2O। स्टूडेंट, ये वही CO2 गैस है जो हमारे फूड आइटम को फ्लफी बनाने के काम में आता है। क्लियर? हम बेकिंग सोडा को एंटासिड्स के तौर पर भी काम करते हैं। अगर स्टमक में एसिडिटी हो रही है तो आप इसको एज अ ingredient यूज कर सकते हो। It is largely used in treatment of acid spillage and medicine as soda bicarbonate which act as an antacid. It is an important chemical in textile, tanning, paper and ceramic industry. It is used in a particular type of fire extinguisher. Student, किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में इसे यूज किया जाता है देख लें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें सोडा बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। कैसे? देखो, ये मेरे पास में एक कोन शेप का सिलेंडर है जिसके यहां पर हमारे पास नोजल है। ये है मेरे पास ग्लास का एम्पोल। क्या है? ये है मेरे पास ग्लास का एम्पोल। ये है नोब। नोब होती है कुछ यहां पर। ग्लास एम्पोल में हमने भरा है सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लास एम्पोल के बाहर हमने बना है बेकिंग सोडा। जब आपको इस एक्सटिंग्विशर को यूज करना हो, दीवार से उठाओ और जोर से एक सॉलिड सरफेस पर हिट करो। जब ये ग्लास एम्पोल अंदर जाएगा, जब ये नोब अंदर जाएगा तो ग्लास एम्पोल को तोड़ देगा। अगर ग्लास एम्पोल हमारा टूट गया है तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। अगर रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट बना, एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। स्टूडेंट, ये वो गैस है जो इस नोजल से बाहर निकलेगी और इस नोजल को आप डायरेक्टेड कर दीजिए उस फायर पे जिसे आपको एक्सटिंग्विश करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर इज कमर्शियली कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम और क्लोरीनेटेड लाइम। केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हो क्या है, कैसे बनाया जाता है। जो स्लैक लाइम है उसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा दीजिए एट द टेम्परेचर 313 केल्विन। आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? स्टूडेंट, ये वही क्लोरीन गैस है जो आपने ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके गेन की है। क्लियर? एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट अ कंपाउंड बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड का मिक्सचर है, फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट जो सॉल्ट हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्या काम आता है? ये काम आता है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये हमारा 6th सॉल्ट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनाया जाता है? जिप्सम है, जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करो, POP बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको कंटिन्यूस स्टीयर करते रहना है मैकेनिकल स्टीयर से, प्लस टेम्परेचर कांस्टेंट केयरफुली कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गेट क्रिस्टलाइज एंड फॉर्म जिप्सम। देखो, हमने जिप्सम से ही POP बनाया था। अगर POP के अंदर पानी आप ऐड कर दोगे तो फिर से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज हेमीहाइड्रेटेड टू कैल्शियम सल्फेट। POP is a white powder above 393 Kelvin. No water of crystallization is left
anhydrous calcium phosphate is formed. This is known as dead burnt plaster of Paris. Clear? It has the property of setting as hard mass when a paste with water is allowed to stand aside for some time. Slight expansion occur during the setting of water is absorbed to reform gypsum. The setting process is exothermic in nature. ये ध्यान रखिएगा, setting process जो है वो exothermic होता है. क्लियर? पूरा सेटिंग प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाया गया है इक्वेशन की फॉर्म में, देखिएगा. नेक्स्ट, द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में बी कैटेलाइज, मतलब सेटिंग होने की रेट को बढ़ाया जा सकता है अगर मैं उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दूं. अगर मैं पीओपी को हार्ड होने की प्रॉपर्टी को NaCl ऐड करके इंक्रीज कर सकता हूं, तो मैं कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करके उसे रिटार्ड भी कर सकता हूं. किस किस को ऐड कर रहे हो आप? या तो बोरेक्स को या एलम को. अगर एलम को प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ऐड किया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है उसे कहा जाता है नी सीमेंट. स्टूडेंट याद रखिएगा, इसकी हार्डनिंग जो है, रेट ऑफ हार्डनिंग जो है वो स्लो जरूर है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीमेंट बन करके आता है. क्लियर? यूजेस आप देख सकते हो, ब्रेकिंग बोन को सेट करने में आता है, स्टैच्यू बनाने के काम में आता है, कॉस्मेटिक बनाने के काम में आता है, सीलिंग गैप को फिल करने के काम में आता है, रफ सरफेस को स्मूथ बनाने के काम में आता है. काफी सारे इसके यूजेस हैं. नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, एक लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का, ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट. स्टूडेंट काफी सारे ऐसे सॉल्ट मॉलिक्यूल होते हैं जिनके साथ वाटर जो है वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में अटैच्ड होता है. वाटर सिर्फ फिजिकली अटैच्ड है, केमिकली कंबाइंड नहीं कर रहा है. इस तरह के सॉल्ट को कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट. जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि 5H2 यहाँ पर अवेलेबल है. मैंने इसको हीट किया तो वाटर चला गया और इसके केमिकल कंपोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा. ये आपके पास में कुछ एग्जांपल हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट के: सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और जिंक सल्फेट. और उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं. तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि 10th क्लास को जो चैप्टर है एसिड बेस इन सॉल्ट, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस की क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है. हमने पीएच स्केल पढ़ा, हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, हमने इंडिकेटर पढ़ लिया और सॉल्ट भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए. आज की क्लास में इतना ही. मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू सो मच.